नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज 5 के चैप्टर 5 के बारे में। तो चैप्टर 5 यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कोई भी एक AMC की वेबसाइट पे। मान लीजिए हम HDFC का AMC ओपन करते हैं, ठीक है। तो NISM 5 चैप्टर 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं ये आपको ऐसे समझ में आएगा। इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू देन, ताकि चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसमें रिस्कोमीटर होता है, इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने एक ऊपर लिखा HDFC NFO म्यूचुअल फंड और इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पर हम फंड्स में चले जाते हैं और कोई भी एक फंड ओपन कर लेंगे। लेट्स सपोज एनी फंड HDFC फ्लेक्सी कैप जो है, यहाँ पर नया लॉन्च हुआ है। स्मॉल कैप, सिल्वर ETF, बैलेंस एडवांटेज फंड, गोल्ड, लार्ज, मिड कैप फंड, फोकस्ड फंड, कोई भी एक फंड उठा लेते हैं। लेट्स सपोज फोकस्ड फंड उठा लेते हैं, ठीक है। तो फोकस्ड फंड में आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो ये दिखाई दे रहा होगा, सिंस इंसेप्शन इसने 15.81% का रिटर्न दिया है सालाना CAGR बेसिस पे। इसके बाद इसकी इंसेप्शन डेट दिखाई दे रही होगी। रिस्कोमीटर वेरी हाई, मीन्स वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी हाई रहती है। मिनिमम SIP 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना भी SIP आप डाल सकते हैं। मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। एंट्री लोड, एंट्री के टाइप पे कोई चार्जेस नहीं लगते। एक्सपेंस रेशो इसमें 6.2% का है। लॉक इन, कोई लॉक इन नहीं है। जब चाहो आप ऐसा डाल सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो। NAV 271, 10 के आसपास कहीं लॉन्च हुई होगी और आज बढ़ के 271 रुपये। जो 10 रुपये आपने डाले होंगे स्टार्टिंग में, वो क्योंकि हर कोई NAV 10 रुपये पे ही आती है, वो 271, 272 रुपये बन चुके हैं, ठीक है। AUM इसमें 26,500 करोड़ के आसपास AUM है। और इसका बेंचमार्क आप किससे इसको कंपेयर कर सकते हो? इसको कंपेयर कर सकते हो निफ्टी 500 इंडेक्स से। अब आ जाते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स पे। देखो ये NAV किस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये काफ़ी लीनियर सी ग्रोथ है। आप यहाँ पर थोड़ा सा डिप देखेंगे और ये डिप 2020 के आसपास का देखेंगे। जो डिप था 82 से सीधा घट के ये 54 के आसपास आ गया था। तो ये काफ़ी मेजर डिप था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फंड मैनेजर्स का नाम लिखा हुआ है। टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बताया हुआ है। HDFC है तो HDFC खुद का ही बैंक का शेयर जो है 9.81% इन्होंने रखा हुआ है। इसके बाद देखिए HDFC फोकस्ड फंड, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। मतलब ये फोकस्ड फंड हमने क्यों बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्कीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ऑप्शन नेम, ठीक है। फंड टाइप, रिस्कोमीटर, कैटेगरी एज पर सेबी के हिसाब से ये फंड कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। पोटेंशियल रिस्क, स्टेटेड एसेट एलोकेशन, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे ये फंड आया था। NFO डेट, NFO किस दिन शुरू हुआ था, किस दिन क्लोज हो जाएगा, और एलोकेशन डेट क्या होगी, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दिखाया गया होगा। ओपन कब हुआ, ठीक है। क्लोज कब हो, क्लोज तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, म्यूचुअल फंड है, चलता रहेगा। इसका बेंचमार्क किससे कंपेयर कर सकते हो, वो NSE 500 इंडेक्स है, ठीक है। और इसमें फंड मैनेजर्स के नाम दिए हुए हैं। रेगुलर इक्विटी में कितना लगा रहे हैं, डायरेक्ट इक्विटी में कैसा लगा रहे हैं। रेगुलर मतलब एक रेगुलर प्लान होता है, डायरेक्ट प्लान होता है, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। एग्जिट लोड 1% है, अगर 1 साल के अंदर अंदर आप निकालते हो। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्कीम में बताई गई हैं, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है जो स्कीम के बारे में बताता है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है,
एग्जिट करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, उसमें पहले साल से के अंदर करते हो तो चार्जेस लगेगा, उसके बाद चार्जेस नहीं लगेगा। एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, और ऑब्वियसली ये सेबी ने बना के दिया है हर एक एएमसी को। तो ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया। अब दूसरे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। देखो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली स्कीम को डिफाइन करता है, ठीक है, मिनिमम कितना डाल सकते हो, मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, ये स्कीम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला ओपन करते हैं। सेकंड वाले में एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ दी गई है। यहाँ पर ऊपर एक बार पढ़िए इसको, ये क्या लिखा हुआ, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। क्या लिखा गया, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, राइट। स्कीम के बारे में बताएगा ये, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर। फिर यहाँ पर एएमसीज का एड्रेस दिया गया होगा, ट्रस्ट जो ट्रस्टी हैं कंपनी के उनका एड्रेस दिया गया होगा, आपको अगर उनसे कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो कंटेंट सेक्शन है उसको एक बार हाईलाइट, सिर्फ एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या क्या चीज़ है। इसमें हाईलाइट समरी ऑफ द स्कीम, ये स्कीम क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है। इसके बाद हाउ विल द स्कीम एलोकेट इट्स एसेट, ये जो एसेट लेंगे, जो इक्विटी लेंगे, डेट लेंगे, कुछ भी लेंगे, वो किस तरीके से लेंगे, किस बिहाफ पे लेंगे। अभी समझ में आ गया ना, इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होता है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इक्विटी कंपनी के शेयर्स होते हैं, डेट होती है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको साल दर साल रिटर्न देता है। तो कहाँ कहाँ एलोकेशन होगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई होंगी, ठीक है। और क्या क्या है इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए जरा। हु विल मैनेज द स्कीम, हाउ द स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, how has this scheme performed, additional scheme related document, computation of NAV, annual scheme recurring expenses, एक्सपेंस रेशियो क्या है, लोड स्ट्रक्चर क्या है, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, रिस्क फैक्टर्स, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, मतलब कंपनी क्या क्या इन्वॉल्व करती है रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के अंदर ताकि लॉस ना हो लोगों का, उसके लिए कंपनी क्या करती है, राइट। वेयर विल द स्कीम इन्वेस्ट, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स एंड ब्ला 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 एंड ब्ला, ठीक है। ये बेसिकली ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, 70-80 पेज के, 80 पेज के आसपास का होता है। ये इसलिए बनाया गया होता है कि आप स्कीम की इन डेप्थ स्टडी कर पाए, आप स्कीम को जान पाए। ये स्कीम नहीं बोल रहा मैं, बेसिकली स्कीम अदरवाइज ले जाते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जान पाए। ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से क्या मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनियां इसमें हाईली एलोकेशन प्राप्त करेंगी, इस पर्टिकुलर स्कीम में से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, ठीक है, और लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा, अगर एग्जिट लोड है तो कितना है, क्यों है, ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर स्कीम में, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में बताई गई होती है। ये सेकेंड डॉक्यूमेंट था। अब थर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा है SID, यहाँ पर लिखा है KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो जो 60-70 पेज का कोलैबोरेशन था उसको 15-20 पेज में आपके सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए, वो है KIM, की इंफॉर्मेशन। मतलब वो 70-80 पेज में जो उसका निचोड़ है, जो उसका क्रक्स है, वो आपको 20 पेजों में, 15 पेजों में कैसे दिया जाए, वो यहाँ पर दिया गया होगा। देखो सेम फर्स्ट ग्लांस देखते हुए आपको लग रहा होगा ये तो वही है, क्योंकि रिस्कोमीटर आपको बिल्कुल ऊपर दिख रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो इसमें इंडेक्स की जगह सिर्फ 4.5 पॉइंटर्स दिए गए हैं। नेम ऑफ द स्कीम, टाइप ऑफ स्कीम, कैटेगरी ऑफ द स्कीम, सेबी कोड, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, और इसके बाद फिर सीधा स्टार्ट कर दिया कि की इन्फॉर्मेशन, की रिस्क क्या है इस कंपनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या अपना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो 60-70 पेजेस को कंडेंस करके कैप्सूल फॉर्म में आपको कैसे देना है वो इस सब में दिया गया है। अगर आप 70-80 पेज
ऑलमोस्ट एक बुक हो जाती है, उसको नहीं पढ़ना चाहते तो ये पढ़ सकते हो। ठीक है, अब चौथे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट है HDFC फोकस्ड फंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देंगे, देखो स्कीम के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये स्कीम सही भी है या नहीं वो कौन बताएगा? वो पूरा इकोनॉमिक्स बताएगा, वो पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर बताएगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आप CDSL में इन्वेस्ट कर दो, मैं बोलता हूं HUL में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन HUL आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर एशियन पेंट। टेक्निकली मैं बोल रहा हूं आपको, आप ऐसे कंजम्पशन वाले सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर तो क्या कंजम्पशन सेक्टर में उस टाइम इन्वेस्ट करना सही है? तो ओवरऑल इकोनॉमी कैसी चल रही है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है हम किस तरीके के फंड में एलोकेशन अपना बढ़ाएं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को समझाने के लिए क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन है जिसमें कि बहुत सारे ग्राफ्स, बहुत सारे चार्ट्स आपको दिखाए गए होंगे। ठीक है, और इन चार्ट्स के बेसिस पे आप सेक्टर पढ़ सकते हो, ओवरवेट कौन सा सेक्टर रखना है हमें, अंडरवेट कौन सा रखना है, कौन से शेयर इस टाइम चल सकते हैं। देखो दुनिया भर के चार्ट्स इसमें दिखेंगे और कैसे कैसे ये परफॉर्म करता है, ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर नंबर्स से भरा हुआ ये पूरा रहता है। ठीक है, तो इसको आप उस तरीके से देखिए। अब आ जाते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे, ये लीफलेट। ये लीफलेट 2 पेजेस में आपको बता देता है कि ये स्कीम है क्या और इसको किस तरीके से देखना है। करेक्ट, तो ये सारा था, आप देख सकते हैं HDFC फोकस्ड फंड, और सिर्फ 1-2 पेजेस के अंदर इन्होंने एक ही पेज दिया है, अब तो 2 पेज आने लग गए। एक पेज के अंदर आपको बता दिया कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ओवरऑल सेबी क्या डिफाइन करती है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन, एट द सेम टाइम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये 3 चीज़ें आपको दिखाई गई होती हैं, तीनों चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए होते हैं। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर में। करेक्ट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5। बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल गया है बेसिकली है क्या क्या। राइट, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, SID, SAI, KIM। SID क्या होता है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें कि स्कीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें कि इकॉनमी कैसा कर रही है, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, लोगों की स्पेंडिंग पावर कितनी है, कितना हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई होंगी। की इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, ये एक कंडेंस फॉर्म होती है जिसमें कि स्कीम के बारे में बहुत छोटे में बताया गया होता है। अब आ जाते हैं SID को थोड़ा सा सब्जेक्टिवली पढ़ लेते हैं। रोल क्या है इसका? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक स्कीम। स्कीम क्या क्या दे रही है हमको वो हमें बताएगा। बेसिकली स्कीम मतलब म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। राइट, वैलिडिटी रिमेन्स इफेक्टिव अंटिल अ मटेरियल चेंज। की वैलिडिटी कितनी टाइम की होगी? म्यूचुअल फंड लॉन्च तो आज हो गया, चलेगा कितने टाइम? वैसे तो म्यूचुअल फंड चलता ही रहेगा। करेक्ट। सेबी का रोल क्या है? सेबी ही डॉक्यूमेंट देता है, सेबी ही बताता है ये इस तरीके से बनेंगे। ये फॉर्मेट जो प्रोवाइड करने का काम है, SID कैसे बनेगा, SAI कैसे बनेगा, KIM कैसे बनेगा, लीफलेट कैसे बनेगा, वो सारा का सारा फॉर्मेट देता कौन है? सेबी। करेक्ट। अब देखिए SID क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कवर पेज पे क्या क्या होना चाहिए, सेबी ने बता के रखा हुआ है पहले से। स्कीम का नाम होना चाहिए, टाइप होनी चाहिए, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन एंडेड मतलब चलती रहेगी और कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। क्लोज एंडेड मतलब फिक्स्ड टाइम के लिए होती है। इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, डेट में इन्वेस्ट करोगे, ये सब कवर पेज पे ही पता चल जाएगा। NFO डेट क्या होगी, AMC ट्रस्टी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी, एंड सेमी डिस्क्लेमर। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्क, 14 लाइन वही 14 लाइनें। राइट। हाईलाइट समरी रिस्कोमीटर होगा, मैंने दिखा दिया। स्टेटमेंट ऑफ स्कीम, सूटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, ये ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मिनिमम एसआईपी कितने की लगा सकते हो, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है खैर। अवेलेबल प्लान्स एंड ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हम बता दी हैं इसमें। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं इसमें, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, जो जो रिस्क है, और रिस्क किस तरीके से मैनेज करेगी एएमसी वो भी इसमें होगा। स्टैंडर्ड जनरलाइज रिस्क, मार्केट वोलेटिलिटी, नो गारंटीड रिटर्न्स, स्पेसिफिक रिस्क क्या होगी, क्रेडिट रिस्क इन डेट, प्राइस रिस्क इन इक्विटी, ये सब चीज़ें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हैं वो उसके बारे में बताएगी कंपनी या एएमसी। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है कि ये स्कीम या ये म्यूचुअल फंड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लोगों की पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इसलिए हम बना रहे हैं ये पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, म्यूचुअल फंड। एसेट एलोकेशन किस पैटर्न में होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम अपनाने वाले हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब किस से कंपेयर करके देख सकते हो आप। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उस पहले 10 मिनट के इंट्रोडक्शन में। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, यूनिट्स एंड ऑफर कि एनएफओ में कितने यूनिट लॉन्च किए गए हैं। डिटेल्स ऑफ एनएफओ, ऑनगोइंग ऑफर पीरियड, एप्लीकेबल एनएवी कैलकुलेशन, ट्रांजैक्शन, कट ऑफ टाइम, ये सब चीज़। 27 को लॉन्च होगा, 31 तक चलेगा, और लॉन्च डेट होगी 5, ऐसे करके 21 जुलाई को फंड लॉन्च हुआ, 31 तक कट ऑफ डेट होगी, 5 को लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। फीस एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ये सब चीज़ें बतानी जरूरी हैं, सेबी कहता है ये। जनरल यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन, लिक्विडिटी एंड रिडम्पशन, लिक्विडिटी इतनी मेंटेन करनी है कि कोई भी निकालने आए पैसा तो आपके पास पैसा अवेलेबल हो। एसआईपी, एसटीपी, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशन लॉज, कि आप एलटीसीजी के अंडर आओगे तो कितना टैक्स लगेगा, एसटीसीजी के अंडर आओगे तो कैसे लगेगा, कितना कितना, ये सब डिटेल्स आपको कौन से डॉक्यूमेंट में मिलेगी, ये पहले वाले डॉक्यूमेंट में मिलेगी जो कि है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको ओपन करके दिखाया था, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट स्पॉन्सर एएमसी ये स्कीम ऑफर कर रही है, उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। मैंने बताया ना, इवन एड्रेस तक भी दिया गया होता है कि ट्रस्टी का एड्रेस ये है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप कोई कंप्लेन करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सिंगल SAI इज रिलेवेंट फॉर ऑल स्कीम, साई जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ट्रस्टी, एएमसी, इन सब की इंफॉर्मेशन दी गई होती है, और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर स्कीम के साथ दी गई होगी। बेसिकली आपने चाहे HDFC का स्मॉल कैप लिया हो, मिड कैप लिया हो, लार्ज कैप लिया हो, या फिर कोई नया फंड लिया हो, कोई सेक्टोरल फंड लिया हो, आपको कैपिटल मार्केट्स लिया हो, डिफेंस फंड, कुछ भी लिया हो, ये तो सबके अंदर कॉमन होने वाला है। दिस इज अ कॉमन डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग अटैच्ड टू ऑल द स्कीम्स, राइट। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी, पैन कार्ड, KYC, बैंक डिटेल्स, फैसिलिटी अवेलेबल, डीमेट होल्डिंग, जो भी है वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया होगा, ठीक है। ये एक कॉमन डॉक्यूमेंट बोल सकते हो जो हर म्यूचुअल फंड के साथ अटैच किया गया होता है, ताकि आपको एएमसी के बारे में पता चल जाए कि जो कंपनी वाले लोग हैं उनका इंटेंशन क्या है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई होती है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। अब आ जाता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इट इज़ कंटेंस फॉर्म ऑफ SID, राइट। SID जो हमने ऊपर देखा था ना, SID, इट इज़ कंडेंस फॉर्म ऑफ SID, राइट। तो यहाँ पर कंसाइज समरी ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, राइट। अब आ जाते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स एंड स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो स्कीम है,
अगर मान लीजिए कैपिटल मार्केट्स फंड लॉन्च हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप HDFC बैंक घुसा दो, ठीक है। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कैपिटल मार्केट के ही स्टॉक, जैसे कि BSE, NSE, CDSL, NSDL, केफिन टेक्नोलॉजी, आपका एंजल वन, ग्रो, ठीक है, इसके अलावा नुवामा वेल्थ, ये सारे चीज़ें ही उसके अंदर आएंगी, AIIL, करेक्ट। और भी जो भी नुवामा वेल्थ या फिर आनंद राठी वेल्थ क्रिएशन, जो भी आप नाम सोच सकते हो, 15-20 जो भी कंपनियां हैं, उसी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल घुसा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्कीम जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी है वही होना चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ पर्टिकुलर स्कीम, राइट। टाइप ऑफ स्कीम, ये ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, ऑब्वियसली वो बताया गया होगा। पोर्टफोलियो फोकस्ड, इक्विटी होगी, सेक्टोरल होगी, इनकम होगी, इंडेक्स फंड होगा। मतलब अगर वो इक्विटी स्कीम है तो उसका 80% प्लस एलोकेशन इक्विटी के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। और सेक्टोरल थीम है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर, देखो पहली चीज तो समझो सेक्टोरल और थीमेटिक में क्या फर्क होता है। सेक्टोरल क्या होता है? सेक्टर 18 है हमारे इंडियन मार्केट में, थीम 47 है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है समझो, सेक्टर इज, फार्मा एक सेक्टर है, हेल्थ केयर एक थीम है। जैसे सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थीम है, ऑटो एक सेक्टर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये आप ये बना सकते हो, वो थीम हो गया, उसके अंदर ऑटो एंसिलरी कंपनी डाल सकते हो, उसके अंदर आप ईवी बनाने वाली कंपनी, गाड़ी बनाने वाली कंपनी डाल सकते हो, उसके अंदर ग्लास बनाने वाली कंपनी डाल सकते हो, बैटरी बनाने वाली कंपनी डाल सकते हो। थीमेटिक एक थीम के अंदर इन्वेस्ट करता है, सेक्टर एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है। फार्मा मतलब फार्मा, हेल्थ केयर मतलब फार्मा, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, समझ गए। तो इस तरीके से स्कीम चलती है। सेक्टोरल फंड में सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा, थीमेटिक फंड में सेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, उसका एक थीम बेस्ड स्ट्रक्चर तैयार करके उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता क्या है? बेसिकली पैसे से पैसा बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। ग्रोथ, इनकम एंड बोथ। ऑब्वियसली ड्रॉ डाउन्स को कंट्रोल करना भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। एसेट एलोकेशन ब्रेकअप मिक्स, मीन्स एसेट एलोकेशन किस तरीके से होगा, डेट में होगा, इक्विटी में होगा, ये सब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होने चाहिए, करेक्ट। फिर टर्म्स ऑफ इशू, लिक्विडिटी प्रोविजन, लिक्विडिटी प्रोविजन का टेक केयर करना है। ये हालांकि मैंने वैसे ही डिस्कस कर दिया आपसे, बट स्टिल लिस्टिंग, रीपरचेज, रिडम्पशन, एग्रीगेट फीस एंड एक्सपेंसेस, एनी सेफ्टी नेट गारंटीड प्रोवाइडेड। बेसिकली 100 रुपये हैं या 1000 करोड़ रुपए अगर लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, 27,000 करोड़, 55,000 करोड़, 1 लाख करोड़ ऐसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, तो आपको एक सेफ्टी नेट लेके चलना है। 5,000 करोड़ डेट में डालो ताकि कोई भी रिडम्पशन करने आए तो आपके पास पैसा होना चाहिए उनको देने के लिए, ठीक है। 95% पैसा you can allocate into that particular scheme, 5% you can keep it aside so that आप जो भी रिडम्पशन आता है उसको मीटअप कर पाओ, राइट। अगर AMC चाहता है कि स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस किए जाए तो क्या होगा? देखो, चेंजेस इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, तो सबसे पहले तो ट्रस्टीज का अप्रूवल लगेगा, और ट्रस्टीज किसको आप इंटीमेट करेंगे? सेबी को करेंगे। और इन्वेस्टर के लिए क्या किया जाएगा? कम्युनिकेट किया जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा कि हम ये स्कीम में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, और उनको क्या दिया जाएगा? 30 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा कि आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप किसी और स्कीम में जाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ए रिटर्न कम्युनिकेशन अबाउट द प्रपोजल सेंड टू ईच यूनिट होल्डर, हर एक यूनिट होल्डर को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। एंड एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड
in English daily, nationwide circulation, head office region. मीन्स पूरे देश में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि ये स्कीम में कुछ चेंजेस करने वाले हैं. ट्रस्टी अप्रूवल लगेगा, ये हमने बात कर ली. ठीक है, अभी यहां तक हमने समझा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में. अब हम समझने वाले हैं SAI के बारे में. SAI क्या प्रोवाइड करता है? SAI प्रोवाइड करता है ट्रस्टीज की इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड AMC की इंफॉर्मेशन. ट्रस्टी हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, AMC किस तरीके से काम करती है, जो AMC में फंड मैनेजर्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जो हमारा फंड मैनेज कर रहा है, ये पर्टिकुलर स्कीम मैनेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक्सपीरियंस कितना है उनके पास, जो जो फंड उन्होंने आज तक मैनेज किए हैं उन्होंने कितना रिटर्न देके दिखाया है. ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दी गई होगी. और ये जो है ये डॉक्यूमेंट जनरली सबका सेम होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार. रोल, स्टैट्यूटरी, लीगल इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, स्पॉन्सर्स एंड AMC. स्पॉन्सर, AMC, ट्रस्टीज, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन. ठीक है, रेलेवेंस सब स्कीम में सेम होगा. एक्सेसिबिलिटी, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की साइट से कर सकते हो, एमफी की साइट से कर सकते हो. SAI में क्या होता है? स्पॉन्सर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, AMC के बारे में, ट्रस्टीज ऑफ द कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, कस्टोडियंस कौन है, कस्टोडियन कौन है, RTA कौन है, ऑडिटर कौन है, कि कौन इस स्कीम को ऑडिट करने वाले हैं. RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, कैम्स होगा, केफिन टेक्नोलॉजी होगा या कौन होगा. ठीक है, कस्टोडियन कौन रहेगा इस पर्टिकुलर स्कीम. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली एक AMC एक ही कस्टोडियन रखेगी ना, तो सारी स्कीम एक ही कस्टोडियन के पास होगी, सारे के सारे स्कीम एक ही RTA के पास होंगी. करेक्ट. तो एक बार जो चुन लिया वो जिंदगी भर का बिजनेस हो जाता है. तो इसीलिए कैम्स का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस मुझे लगता है. ऐसा बिजनेस है जो एक बार कस्टमर एक्वायर कर लिए वो जिंदगी भर चलेगा. करेक्ट. फिर आ जाता है हाउ टू अप्लाई. अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी. आपका KYC करना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, माइनर्स के लिए क्या डिटेल्स लगेंगी, NRIs के लिए क्या डिटेल्स लगेंगी. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दी गई होगी. मान लो बाहर की कोई HNI कैटेगरी के या फिर फाइनेंशियल FIIs है, वो अगर किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ दिया गया होगा. करेक्ट है जी. राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर. यूनिट होल्डर्स के क्या राइट है, मतलब अगर कोई स्कीम में कोई ग्लिच लग रहा है, कोई खामी लग रही है, तो कहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हो. आप ट्रस्टीज के पास कंप्लेन कर सकते हो, आप SEBI में कंप्लेन कर सकते हो. अगर 75% से ज़्यादा जो यूनिट होल्डर्स हैं वो खिलाफ हैं तो वो स्कीम बंद हो सकती है. और 75% यूनिट होल्डर अगर AMC के खिलाफ हैं तो AMC भी बंद हो सकती है. करेक्ट है. तो डिटेल्स, राइट, बेनिफिशियल ओनरशिप, टाइमलाइन फॉर सर्विस एप्लीकेशन, राइट टू रिसीव डिस्क्लोजर एंड द एग्जिट ऑप्शन ऑफ द स्कीम, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दी गई होंगी. इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स, किस तरीके से NAV कैलकुलेट होगी, ये ऑब्वियसली SEBI के गाइडलाइंस के तहत ही डिसाइड किया जाता है. ठीक है, और वही प्रोसीजर फॉलो होता है हर एक AMC में, हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर. करेक्ट है जी. टैक्स एंड लीगल इंफॉर्मेशन, टैक्सेशन डिटेल्स दी गई होंगी. ठीक है, नॉमिनेशन, ट्रांसफरी, प्लेजी, ये सब डिटेल्स इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दी गई होंगी कि किस किस तरीके से भरना है और किस किस तरीके से आगे प्रोसेस होगा. करेक्ट है. चलिए अब आ जाता है फाइनली थर्ड पैरामीटर, दैट इज की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, KIM, कंडेंस फॉर्म ऑफ SID. ठीक है, कंडेंस फॉर्म ऑफ SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. रोल क्या है? मैंडेटरी,
कंसाइज समरी ऑफ SID एंड SAI। मतलब इसमें SAI का भी कंडेंस फॉर्म होता है ऑब्वियसली, बट बेसिकली ये 20 पेजों में स्कीम पूरी की पूरी समझ में आ जाए उसकी डिटेल दी गई होती है। पर्पस है कि एंश्योर इन्वेस्टर रिसीव सफिशिएंट की इंफॉर्मेशन व्हेन दे फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज मैंडेटरी टू सर्कुलेट। बेसिकली अगर वो 70-80 पेज या 100 पेज नहीं पढ़ पाते तो 15-20 पेज में पढ़ के उनको ये समझ में आ जाए बेसिकली ये स्कीम क्यों है। ठीक है जी। NFO, ओपनिंग डेट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन, पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है। ऑब्वियसली इसका पैटर्न भी कौन देता है? सेबी देता है। ठीक है जी। अब आ जाता है एडेंडम। एडेंडम क्या होता है जी? एडेंडम इज बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट के पीछे 2-3 पेज लगे होते हैं। एडेंडम मतलब जो पीछे ऐड कर दिया जाए, बुक के पीछे ऐड कर दिए गए 2-3 पेज, उसको एडेंडम कह देते हैं। उसमें क्या होता है? इंटरिम चेंजेस, कुछ भी चेंज होगा वो वहां पर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। SID में, SAI में, KIM में। मतलब एडेंडम वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पेज होते हैं, उसमें जो भी स्कीम के अंदर चेंज होगा ना वो वहां रिफ्लेक्ट किया गया। वो स्टार 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 नहीं होता, स्टार मतलब कुछ वर्ड्स के ऊपर स्टार 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 लगा दिया गया होता है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, दैट इज एडेंडम, राइट। तो यहां पर भी एडेंडम पढ़ना जरूरी हो जाता है। 2 या 3 पेज होते हैं वो हार्डली। एडेंडम का क्या होता है? ये पार्ट, स्कीम ऑफ द पार्ट होता है, मस्ट अकम्पनी विद KIM के साथ एड अटैच करना होता है इसको। क्यों? क्योंकि कंडेंस फॉर्म ऑफ स्कीम के बारे में सारी कंडेंस फॉर्म KIM में डाली जाती है और उसमें एडेंडम ऐड कर दिया जाता है ताकि जो भी चेंजेस होंगे उसको दर्शाया जा सके, उसको पास ऑन किया जा सके इन्वेस्टर के पास। ठीक है जी। SID कब कब इशू किया जाता है? मार्च और सितंबर में इशू किया जाता है। ठीक है। कोई भी चेंजेस हो वो एडेंडम में रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं SID के अंदर। ठीक है। अगर और कोई भी चेंजेस होंगे तो एडेंडम एकदम से इशू कर दिया जाता है। ठीक है। तो SID कब इन्वेस्टर के पास पहुंचाया जाता है ये याद रखना है आपको, मार्च और सितंबर में। SAI कब होता है? हर 3 महीने, हर एवरी क्वार्टर SAI भेजा जाएगा। KIM कब भेजा जाएगा? KIM भेजा जाएगा हर 6 महीने में। मान लो आज स्कीम लॉन्च हुई तो उसका KIM 1 महीने के अंदर आपको भेज देना है। अगला मार्च या सितंबर जब भी पड़ेगा तब आएगा, लेकिन जैसे ही स्कीम लॉन्च होगी KIM पहले महीने के अंदर ही आपको इन्वेस्टर्स को बता देना है, पहुंचा देना उनके पास। ठीक है। मस्ट बी अपडेटेड एंड फिल्ड बाय विद सेबी इलेक्ट्रॉनिकली। कुछ भी चेंजेस होंगे KIM के अंदर वो सेबी को आपको इन्फॉर्म करना है। KIM में कुछ भी चेंजेस हुए सेबी को इन्फॉर्म करो, SID में कुछ भी चेंजेस हुए सेबी को इन्फॉर्म करो, SAI के अंदर कुछ भी चेंजेस वो तो बट ऑब्वियस है क्योंकि उसमें तो ट्रस्टी, स्पॉन्सर और आपके फंड मैनेजर्स आते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचानी है सेबी को। काम किसका है? AMC का, करेक्ट। अब समझते हैं अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। बाकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है एज अ AMC और जो इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, वो क्या है? देखिए ज़रा। डिस्क्लोजर ऑफ डेली NAV, मतलब शाम को NAV अपडेट हो जाती है। किसी की 7 बजे होती है, किसी की 9 बजे होती है, वो एक अलग चीज़ है, बट हर रोज़ NAV अपडेट हो जाती है। आप जाके देख सकते हैं। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अदरवाइज मिस कॉल दो, आपके फ़ोन पे आ जाती है। ठीक है जी। AMFI की वेबसाइट पे भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। जो ओपन एंडेड फंड्स हैं वो हर रोज NAV डिस्क्लोज करेंगे, हर रोज, इवन हॉलीडेज के अंदर भी। मतलब कि हॉलीडे पे भी तो कोई SIP लगा रहा है ना,
तो कोई ना कोई तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस फंड कितना एक्रू हुआ इस 2 दिनों के अंदर, सैटरडे और संडे को, वो भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा। करेक्ट। एट द सेम टाइम जो क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड स्कीम कौन सी होती है? एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, उसको आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते। ओपन एंडेड कौन सी है? कोई भी आओ कोई भी जाओ, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर, वो 1 साल बाद ही बिकेगा। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, टोटल एक्सपेंस रेशियो उस पर बताना पड़ता है कि इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो क्या देना है, और वो एक्सपेंस रेशियो स्कीम वाइज डिस्क्लोज कर दिया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था एक्सपेंस रेशियो टॉप पे सबसे ऊपर, स्कीम के बाहर ही लिखा होता है, और अगर कुछ भी चेंज आता है एक्सपेंस रेशियो के अंदर, वो भी इन्वेस्टर को बताना है। 0.63 से 0.64 भी करना है तो इन्वेस्टर के पास इंटिमेशन जाएगी उस चीज़ की कि एक्सपेंस रेशियो पहले 0.63 था, अब 0.64 है, और हम ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टर के हाथ दिया हुआ है सेबी ने। इतना सटीक चीज़ किसने बनाई है? सेबी ने बनाई है। ये पिछले 1996 के बाद की आज तक की मेहनत है ये सेबी की, जो इतनी क्रिस्प फॉर्म में चीज़ें हमें मिल रही हैं एज अ म्यूचुअल फंड्स। समझ रहे हैं? टोटल एक्सपेंस रेशियो डिस्क्लोजर स्कीम डैशबोर्ड। टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा। बेस टीईआर मतलब जो इस पर्टिकुलर स्कीम में चल रहे हैं, ये पर्टिकुलर स्कीम या ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितनी स्कीम्स चल रही हैं, उनमें बेस किस क्या है, मतलब सबसे कम किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है, हमारी कहाँ स्टैंड करती है, ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंस रेशियो रिपोर्टिंग। देखो इसको इस तरीके से समझो, टॉप 30 सिटीज़ हैं, टॉप 30 सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ये सब सिटीज़, लखनऊ, ये सब टॉप 30 सिटीज़ के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ पर जो लोग रहते होंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे उन लोगों से जो कि कोई ऐसे शहर में रहते हैं जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, दरभंगा या फिर सोनीपत के भिवानी, रेवाड़ी, कुछ कोई भी आप शहर उठा के देख लो, ठीक है। ये शहर कंपैरेटिवली दिल्ली मुंबई से काफ़ी पीछे होंगे, तो दिल्ली मुंबई में एक्सपेंस रेशियो आप कम लगा सकते हो और इन पर्टिकुलर जगह पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मान लो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ठीक है, मेरे लिए मुंबई में सेलिंग करना, मुंबई में किसी को एसआईपी लगवाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए एक गांव में जाके किसी की एसआईपी लगवाना, किसी छोटे शहर में जाके किसी की एसआईपी लगवाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मुझे कम एक्सपेंस रेशियो भी चलेगा, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो एमफी रजिस्टर्ड बंदा है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसका ज़्यादा आएगा कमीशन, समझ गए? तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर ज़्यादा होगा छोटे शहरों में। क्यों? क्योंकि इनको समझाना मुश्किल है, इसलिए एफर्ट ज़्यादा लगता है किसका? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। करेक्ट? तो ये है, तो समझ गए ना, टॉप 30 सिटीज़ में कम होगा और उधर ज़्यादा होगा। और ये भी बताया गया होगा किसमें? स्कीम के अंदर एडिशनल एक्सपेंसेस क्यों लगाए गए हैं, ठीक है। जीएसटी, टीईआर, रेगुलर प्लान में, डायरेक्ट प्लान में कितना कितना टीईआर लगेगा वो सब ऑलरेडी बताया गया हुआ है। रेगुलर में मतलब जो डायरेक्ट प्लान्स है, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट इंडेक्स के साथ इंक्लाइंड है, उसमें 1% से ऊपर नहीं लगा सकते, और जो सेक्टोरल है उसमें 2.5% से ऊपर नहीं लगा सकते। मतलब मैक्सिमम कैपिंग एक्सपेंस रेशियो की लगा दी है सेबी ने, ठीक है। 1% से ऊपर इंडेक्स में नहीं जा सकते, सेक्टोरल में 2.5 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये भी पूरा का पूरा डिस्क्लोज होगा, और इसमें इस तरीके से डिस्क्लोज किया गया होगा कि
जो TER है वो 0.63 है, एडिशनल TER 0.25 है, ठीक है। वो अलग अलग डिस्क्लोज किया जाता है, समझ गए जी। अब आ जाता है स्कीम वाइज परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। एक डैशबोर्ड दिया गया होगा जिसमें एक डैशबोर्ड शो किया होगा जिसमें इंडेक्स का रिटर्न दिखाया गया होगा, एट द सेम टाइम स्कीम का रिटर्न दिखाया गया होगा। ये हो सकता है इंडेक्स हो, ये स्कीम हो, ठीक है। बाकी आप खुद से देख लेना, नेम, क्लैरिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर्स, एग्जिट लोड, एंट्री लोड, प्लान्स, ऑप्शन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई होगी, ठीक है। रिस्कोमीटर मैंने ऑलरेडी समझा दिया। लो रिस्क, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, हाई, वेरी हाई। बेसिकली लो रिस्क में क्या होता है, मार्केट इस तरीके से चलेगी, मतलब बहुत बहुत कम फ्लक्चुएशंस होंगी। लो टू मॉडरेट में थोड़ी सी इस तरीके से, मॉडरेट टू हाई में, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, ठीक है। तो आप डिसाइड करो कि कौन सी स्कीम चुननी है। लेकिन इसमें खास चीज़ क्या है, इसमें 7 से 8% रिटर्न मिलता है, इसमें 8 से 10 मिलता है, इसमें 10 से 12 मिलता है, इसमें 12 से 15 मिलता है, और इसमें 15 से 20 भी मिलता है। तो आप डिसाइड करो, ये फ्लक्चुएशन अगर झेल सकते हो, बेटर रिटर्न्स आर वेटिंग फॉर यू, राइट, ठीक है। पर्पस क्या है, टू एनेबल इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए। मतलब ऐसा स्कीम कौन चूज करेगा, ऐसी वाली स्कीम ऑब्वियसली जो 45-50 के आसपास होगा, ऐसी वाली स्कीम कौन चूज करेगा, जो 20-30-35 साल तक, 20 साल से 35 वाला चूज करेगा, क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, उसके पास टाइम ज़्यादा है। इसको तो अपनी बेटे की शादी करनी है या कुछ और भी करना है, ठीक है। तो ये स्कीम अलग लोगों के लिए है, ये अलग लोगों के लिए है, और अपने जूते के साइज के हिसाब से लोग स्कीम्स चुनते हैं, ठीक है। फिर रिस्क लेवल, मॉडरेट टू हाई, लो टू हाई, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाता है, मंथली बेसिस पे किया जाता है। कम्युनिकेशन, अगर कोई भी डेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो भी कम्युनिकेट किया जाएगा इन्वेस्टर को कि भाई हम मॉडरेट टू लो रिस्क प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई है और हमें लग रहा है करेक्शन आ सकती है, ठीक है। अब आ जाता है कमोडिटी इन्वेस्टमेंट रिस्क स्कोर। अगर कोई कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करता है, ऑब्वियसली उसमें जो एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से रिस्क दे दिया जाता है। मान लो गोल्ड है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है, तो उसका रिस्क स्कोर उस हिसाब से दे दिया जाएगा। कॉपर, सिल्वर ज़्यादा रहती है, उसका स्कोर उस हिसाब से दे दिया जाएगा। रिस्क बैंड, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके SIF में इन्वेस्ट करता है। अब आ जाता है रिस्क बैंड। रिस्क बैंड किसको दिया जाता है, SIF। ऐसा देखो यार, बहुत सारी स्कीम होती है, PMS होती है, AIP होती है, इंटेलिजेंट एडवाइजरी, IAP बोलते हो इसको, इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल केसेस भी होते हैं, फिर SIF भी होता है। SIF को क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, राइट। इसका रिस्क प्रोफाइल कैसे किया जाता है, इसका बैंड दे दिया जाता है 1 to 5, मॉडरेट टू हाई, ठीक है। ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। लेवल 1 लो रिस्क, लेवल 5 हाई रिस्क, ठीक है जी। तो PMS भी सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो मैनेज करते हैं, और उस हिसाब से उनको बैंड दे दिए जाते हैं। वो जो स्कीम मैनेज करते हैं उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो चेक किया जाता है कि ये प्रॉफिटेबल हैं भी या नहीं है, और उस हिसाब से उनको असाइन कर दिए जाते हैं बैंड्स, और वही वो जो स्कीम मैनेज करते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। समझ आ गया, ठीक है। इवेल्युएशन, रिस्की बैंड मस्ट इवेल्युएट ऑन मंथली बेसिस, डिस्क्लोजर मस्ट बी डिस्क्लोज ऑन AMC एंड एम्फी वेबसाइट। एम्फी की वेबसाइट पे वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा विद इन 10 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। एनुअलाइज्ड डिस्क्लोजर, AMC मस्ट डिस्क्लोज रिस्क 30%,
अब ये पढ़ लेना यार, बहुत काफ़ी कुछ बता दिया मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी देख लेते हैं, सिर्फ 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, इसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मतलब जो आपके पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड के अंदर है वो कितने टाइम में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर क्या है? अब लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज वेयर स्कीम कॉर्पस इज इन्वेस्टेड अलोंग विद देयर मार्केट वैल्यू एंड ISIN, मतलब जहाँ भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। यील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कितना रिटर्न दिया वो भी बताया जाएगा। फ्रीक्वेंसी, हाफ मंथली, हाफ ईयरली डिस्क्लोज ऑन AMC एंड MP वेबसाइट विद इन 10 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द मंथ और हाफ। मान लो कितने टाइम बाद इंक्रीमेंट, 31 तारीख कट ऑफ डेट है, तो उसके 10 दिन, 31 मार्च लास्ट डेट थी, तो 10 अप्रैल से पहले ये आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डेट स्कीम्स में 5 दिन की होती है, ऑब्वियसली इक्विटी में ज़्यादा होती है क्योंकि इक्विटी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न आ रहा है इसमें, बेंचमार्क कितना है, और इंडेक्स को हम बीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अल्फा जनरेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, स्कीम का बीटा क्या है, ये सब यहाँ पर बताया गया होगा। ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स, जो जो पर्टिकुलर इक्विटी के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं उसका हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी दी गई होती है, और स्कीम का एवरेज PE मल्टीपल क्या चल रहा है, एवरेज अर्निंग रेशियो क्या है, ये सब इसमें बताया गया होता है। ठीक है। नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर क्या है? फंड फैक्ट शीट, मतलब उस फंड की फैक्ट शीट बता देंगे कि यहाँ पर इतना नए ऑर्डर्स आए इस पर्टिकुलर कंपनी को, इन्होंने NGT के अंदर या फिर ग्रीनरी के लिए ये किया, कुछ अलग अलग तरीके के फैक्ट्स बता देंगे। और वो फैक्ट हालांकि मैंडेटरी नहीं है, ऐसे भी नहीं बोलता, बट स्टिल बता देते हैं ताकि आप उससे कनेक्टेड फील करो। कंपनी के थ्रू आप ये समझो कि हाँ ये मेरी कंपनी है और इसमें मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, और आप ये डेवलपमेंट्स इस पर्टिकुलर कंपनी में चल रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनाना चाहती है जो MP है। इसलिए सारी AMC वो क्या करती हैं, नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर भी आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर भेजती रहती है। करेक्ट। तो ये था हमारा 5वां चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। KIM, SID, SAI ये कब अपने डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मार्च, सितंबर, ईयरली, हाफ, क्वार्टरली, कब रिपोर्ट्स आती है, मंथली आती है, कौन सी आती है, इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। राइट। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और हम मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। राइट। थैंक यू सो मच, एंजॉय।